गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। करीब 4.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो आमतौर पर अब तक इसका स्वरूप शांतिपूर्ण ही रहा है। एक लोकतांत्रिक राज और समाज में विरोध और आंदोलन के तौर तरीके ऐसे ही होते हैं। विडंबना यह है कि इस क्रम में कई बार सरकार और प्रशासन तो कभी आंदोलनकारियों की ओर से ऐसा रुख अख्तियार कर लिया जाता है जिससे हालात बेकाबू होने लगते हैं। जाहिर है यह सरकार और आंदोलनकारियों दोनों के लिए कोई आदर्श स्थिति नहीं है। पिछले कुछ दिनों के दौरान हरियाणा के कई इलाकों में किसान आंदोलनकारियों ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के प्रति जो सख्त रुख अपनाया हुआ है वह दोनों पक्षों के बीच बढ़ती तल्खी को दर्शाता है। यूं यह विरोध कई इलाकों में तीखा होता दिख रहा है, मगर हाल में रोहतक और सिरसा में भाजपा नेताओं के विरोध के क्रम में किसान जिस तरह उग्र हो गए उससे यही लगता है कि आंदोलन से संयम के तत्व अब शायद कम हो रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले रोहतक में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से अपना हेलीकॉप्टर उतारने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। दूसरी ओर सिरसा में नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव के दौरान किसानों को जब भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक गोपाल कांडा के पहुंचने की खबर मिली तो वे उनके खिलाफ लामबंद हो गए। दोनों ही जगहों पर प्रदर्शन इस कदर उग्र हो गया कि पुलिस को स्थिति पर काबू करने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। जाहिर है किसानों के भीतर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं को लेकर एक तरह का आक्रोश पैदा हो गया है, लेकिन लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा आंदोलन अगर हिंसक होने के स्तर तक उग्र होता है तो इसका क्या हासिल होगा? क्या इससे सरकार और पुलिस को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सख्ती बरतने का तर्क नहीं मिलेगा? वहीं इन दलों के कुछ नेताओं की ओर से अक्सर किसानों और आंदोलन के बारे में जिस तरह की अवांछित और गैर जरूरी टिप्पणियां सामने आई हैं उस पर किसानों की प्रतिक्रिया को भी आधार मिल जाता है। सवाल है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं कि किसान अब कुछ खास पार्टियों के नेताओं का विरोध करने के लिए उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों और यात्राओं तक को बाधित करने लगे हैं। दरअसल कई महीने से चल रहे इस आंदोलन के दौरान किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। उसमें किसी बिंदु पर सहमति तो नहीं बन पाई। उल्टे स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उसके बाद से अब तक कोई बैठक नहीं हुई। जहाँ संवाद का क्रम टूट जाता है वहाँ एक दूसरे पक्ष को धैर्य से समझने की गुंजाइश भी कम
हो जाती है। किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बने। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार को इस पर गौर करना जरूरी नहीं लगा और न वह नए कृषि कानूनों पर अपने पक्ष से किसानों को सहमत कर पाई है। ऐसे में अगर किसानों को लगता है कि ये कानून आम लोगों के हित में नहीं हैं, तो सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र अलग अलग विचारों को जगह देने के सिद्धांत पर ही टिका रहता है और आखिर यह व्यापक जनता के हित के लिए ही होता है। अब कोरोना के टीकों की कमी बताकर बेवजह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। विचित्र है कि यह विवाद वे लोग भी खड़ा कर रहे हैं जो पहले इस टीकाकरण अभियान का विरोध कर रहे थे। दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग की कि वह 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल करें ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सकें। इस पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि फिलहाल टीकों का उत्पादन सीमित है, इसलिए आयु वर्ग तय किया गया है। इसके तहत उस वर्ग के लोगों का पहले टीकाकरण कराया जा रहा है जो अधिक जोखिम में हैं। जब तक प्रचुर मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी, मगर कुछ विपक्षी दलों ने इसे टीके की कमी का मुद्दा बनाकर सियासी लाभ उठाने का प्रयास तेज कर दिया। यह समझ से परे है कि इन विषम परिस्थितियों में ऐसे मसले उठाकर विपक्षी दल क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग करें, न कि नाहक लोगों में भय का माहौल पैदा करें। जब टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के सामने कई चुनौतियां थीं। मसलन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका उपलब्ध कराना और सभी जरूरतमंद लोगों को इस अभियान में शामिल करना। इसलिए सबसे पहले इस संक्रमण से पार पाने के लिए अगली कतार में खड़े लोगों को लगाने का नियम बनाया गया था, मगर कुछ लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि चूंकि अभी इन टीकों का अंतिम परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए इनके खतरों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। देश की पूरी आबादी को इसे परीक्षण के तौर पर लगाया जाना खतरनाक हो सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अगली कतार में खड़े महकमों के लोगों ने इसकी पहली खुराक लेने के लिए पंजीकरण कराया था, उनमें से भी बहुतों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। इससे लोगों में भ्रम फैला और लक्ष्य से कहीं कम लोग टीकाकरण के लिए आगे आए। इसके चलते रोज टीके की बहुत सारी खुराक बर्बाद गई, जबकि हकीकत यह है कि तय आयु वर्ग के लोगों के लिए हर टीकाकरण केंद्र पर
पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को लेकर कई बार चिंता जता चुका है कि टीकाकरण अभियान में कुछ राज्यों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब दुनिया भर की संस्थाएं मान चुकी हैं कि भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान सबसे तेज गति से चल रहा है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उसे हर हफ्ते 40 लाख टीकों की ज़रूरत है, पर उसके पास सिर्फ 14 लाख टीके बचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जो राज्य सरकारें टीकों की कमी का आरोप लगा रही हैं, वे खुद अपने स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगवाने में सफल नहीं रही हैं। महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 86% स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा सके हैं। स्टॉप।